साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे जो राग परिचय के चारों भागों का एक साथ जो निचोड़ चल रहा है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई है, आपके बीपीएससी और स्टेट या और भी सभी तरह के संगीत शिक्षक जो टीजीटी पीजीटी लेवल का है, सभी को ध्यान में रखते हुए खास करके बीपीएससी और स्टेट के सिलेबस को टच करते हुए जो निचोड़ तैयार किया गया है वो आपके समक्ष चल रहा है। और तमाम तरह का और भी प्रश्नों का अभ्यास चल रहा है इसके साथ साथ। तो सभी को आप डायरेक्ट फॉलो करते रहिए, रोज़ रोज़ देखते रहिए, एक एक वीडियो को बार बार देखिए और हमारे चैनल पे इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें। चूँकि आपका सपोर्ट जैसे मिल रहा है वैसे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है, एक मोटिवेशन आ रहा है और आपके लिए कंटेंट बनाने में मुझे भी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी किया करिए और अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उसको जान सकूं कि आप मेरे लिए क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आधुनिक राग गायन की तरफ प्राचीन जाति गायन होता था। देखिए, आधुनिक राग जो अभी राग का गायन हो रहा है, तो प्राचीन समय में भी संगीत का वो था, मतलब कि उसका भी प्रचलन था। उस समय भी गायकी होती थी, लेकिन उस समय जो अभी हम लोग राग गाते हैं उस समय उसको जाति गायन कहा जाता था। तो हम लोग का जो अभी राग गायन है उस समय का जो संगीत शैली था वो जाति गायन का था। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का ये वाला, भरत कीर्त नाट्य शास्त्र की रचना 5वीं शताब्दी माना गया है। ठीक है, तो भरत कीर्त नाट्य शास्त्र की रचना इस समय मानी गई है। भारत के दो विकृत स्वर हैं, काकली नी और अंतर्गंधार। आपको दोस्तों बता दें, भरत ने ये विकृत स्वर की संज्ञा नहीं दिया है, भरत ने काकली नी और अंतर्गंधार को साधारण शब्द का संज्ञा दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उन्होंने इसको साधारण कहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दतिल कृत दतिलम की रचना 5वीं शताब्दी में माना गया है। यानी कि दतिल का दतिलम और नाट्य शास्त्र लगभग एक ही सन की माना गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रचना काल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसका रचना काल कब हुआ है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, एक भी वीडियो को ना छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है किसी और वीडियो में कोई और कंटेंट दे दो जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बस इतना विश्वास रखिए कि मेरे चैनल पे जितना भी वीडियो आएगा वो आपके पूरे एग्ज़ाम को सिलेबस का जो मतलब ध्यान है उसको कवर करते हुए एक एक पॉइंट मैं अपने वीडियो के माध्यम से दे दूंगा और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इतना मटेरियल दे दूंगा कि आप एग्ज़ाम केवल पास ही नहीं कर सकते, अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, विश्वास के साथ पढ़िएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा हूँ, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए ताकि आपके उस प्यार से मेरा भी कुछ भला हो जाए और आपके लिए मैं ऐसे ही शानदार कंटेंट कहीं से भी किसी भी तरह से आपके लिए मैं लाता रहूं, आपके लिए समय देता रहूं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दतिलम ग्रंथानुसार विवादित स्वरों की दूरी केवल 2 श्रुति मानी गई है। तो दो मतलब कि दतिल ग्रंथ के अनुसार, और इसको भरत भी फॉलो किया, ऐसा नहीं है, भरत के अनुसार भी विवादित स्वरों के बीच में केवल 2 श्रुतियों का अंतर माना गया, 2 श्रुतियों की दूरी मानी गई है। ठीक है, मतंकृत विदेशी की रचना की अनेकों मत हैं। कुछ लोग तीसरी चौथी में मानते हैं, कुछ लोग 5वीं छठी मानते हैं, लेकिन आपको बता दें 6वीं शताब्दी वर्तमान में परीक्षाओं में ये माना जा रहा है। तो मतंकृत विदेशी का रचना माना जा रहा है, हालांकि नाट्य शास्त्र के बाद ही माना जाता है। तो नाट्य शास्त्र अगर 5वीं शताब्दी में माना जाता है तो जाहिर सी बात है 6वीं शताब्दी में हम इसको मान के चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब कि जो वर्तमान का एग्जाम है। आइए अगला पॉइंट हम लोग का, नारद कृत नारदीय शिक्षा की रचना 10वीं 12वीं शताब्दी में माना गया है। देखिए दोस्तों, ये 10वीं 12वीं इसलिए लिखा गया है कि कुछ दोस्तों का कमेंट आता है कि सर आपने ये यहाँ पे मिस किया। तो जानते हैं दोस्तों, अलग अलग बुक में संगीत का अलग अलग मतभेद है, किसी बुक में कुछ, किसी बुक में कुछ, तो उसमें टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि हम सब भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उस तरह से टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो विद्वानों का जो पुस्तक है उसी को फॉलो करते हुए हम लोग पढ़ते हुए हैं। तो किसी पुस्तक में चूँकि किसी भी विद्वान पे हम लोग उंगली उठाने का हम लोग के पास उतना क्षमता नहीं है कि अगर कोई बड़े राइटर हैं जो मतलब विद्वान है वो अगर पुस्तक लिखे तो उस पर हम लोग उंगली कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब कि इसके बीच का माना जाता है, इसलिए मैं उसको सारे चीज़ों को मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो नारद कृत नारदीय शिक्षा 10वीं 12वीं शताब्दी में माना गया। अब ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर कि बोर्ड आंसर क्या मानता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करके हम लोग आंसर लगा देते हैं।
तो नारद कृत संगीत मकरंद की रचना 9वीं शताब्दी में मानी गई है। ठीक है, संगीत मकरंद में ही रागों को लिंगों के आधार पे सर्वप्रथम निर्णय किया गया। ठीक है, रागों को लिंगों के आधार पे सर्वप्रथम निर्णय किया गया। रागों को अलग अलग लिंगों में विभाजन सर्वप्रथम संगीत मकरंद में हुआ। राग रागनी का आधार ग्रंथ यही है। ठीक है, जयदेव कृत गीत गोविंद की रचना 12वीं शताब्दी में की गई। जयदेव की गीत गोविंद की रचना कब हुई? तो 12वीं शताब्दी में हुई। संगीत रत्नाकर की रचना 13वीं शताब्दी में हुई। सारंगदेव या नॉर्थ मतलब सारंगदेव का लिखा हुआ है, मैं कुछ कुछ पॉइंटें शॉर्ट में लिख देता हूँ याद रहने के लिए। तो ये जो ग्रंथ है ये नॉर्थ और साउथ दोनों का आधार ग्रंथ है, यानी कि दोनों इसको फॉलो करते हैं, दक्षिण भारत और उत्तरी भारत। संगीत रत्नाकर में संवादी स्वरांतर 8 और 12 स्वर माना गया। हालांकि इस चीज़ को मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, और दूसरे ग्रंथों में 9 और 13 माना गया। किसने माना ये सब कुछ बता दिए, इसलिए मैं कहता हूँ हमारा कोई भी वीडियो आप स्किप ना करिए, हर एक वीडियो को बार बार देखिए। हर एक वीडियो में कोई ना कोई शानदार कंटेंट है जो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा से पार लगा सकेगा। तो संगीत रत्नाकर में जाति के 13 लक्षण माने गए, इसको भी मैं समझा दिया हूँ कैसे माने गए, क्यों माने। इस ग्रंथ में 30 ग्राम राग माने संगीत रत्नाकर में। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी के बीच रहा है। ठीक है, और इसी अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबारी गायक थे वो अमीर खुसरो थे, और अमीर खुसरो के द्वारा जो राग रचा गया था उस राग का नाम था साजगिरी सरपर्दा जील्फ। ठीक है, ये सब कुछ राग थे, और भी रागों की रचना की है जो मैं धीरे धीरे आपको बताते चलूँगा। लेकिन ये जो रागे थे साजगिरी सरपर्दा जिल्फ, ये किसके द्वारा रचना किया गया है? तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला कंटेंट देख लेते हैं। देखिए, अमीर खुसरो के द्वारा आपको छोटा ख्याल, तराना, ये सब भी, कव्वाली, तबला, ये सब भी आविष्कार किया गया है। गीत के प्रकारों में छोटा ख्याल, तराना, तालों में झुमरा, आड़ा, चार ताल, सूल ताल इत्यादि उन्होंने। अगला पॉइंट देखते हैं। लोचन कृत राग तरंगड़ी की रचना काल 15वीं शताब्दी माना गया है। तो राग तरंगड़ी की रचना काल 15वीं शताब्दी माना गया। 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया। इस ग्रंथ में सूद थाट काफ़ी माना गया। देखिए, लोचन के राग तरंगड़ी में सूद थाट काफ़ी माना गया। आपको बता दें, ये मोहम्मद रजा का जो नगमाते आसफ़ी पुस्तक आया था उसमें बिलावल को सर्वप्रथम, आपको वर्तमान में वही फॉलो हो रहा है, आधुनिक में बिलावल को सूद थाट माना गया। लेकिन प्राचीन जब संगीत शैली था, प्राचीन संगीत व्यवस्था था, उसमें जो अभी हम लोग का काफ़ी थाट है जिसमें ग और नी कोमल लगता है, उसी को सूद माना गया था। ठीक है, वर्तमान में तो बिलावल को माना गया है। बिलावल सूद थाट में कोई भी स्वर कोमल नहीं होता है। ठीक है, इस ग्रंथ में रागों को कुल 12 थाटों में विभाजित किया गया। किसमें? राग तरंगड़ी में, यानी कि लोचन ने 12 थाट माना है। ठीक है, जैसे वर्तमान में 10 थाटों का हम लोग पढ़ते हैं, तो लोचन ने राग तरंगड़ी में 12 थाटों में विभाजित किए रागों को। आधुनिक थाट राग वर्गीकरण का बीजारोपण राग तरंगड़ी द्वारा ही हुआ, और आगे चलकर भातखंडे ने 10 थाटों की रचना स्पष्ट की है। देखिए, आधुनिक जो राग थाट वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन लोचन के राग तरंगड़ी से ही है। लेकिन उस समय 12 थाटों को उन्होंने मान लिया, लेकिन भातखंडे जी ने इसको बहुत ही इजी तरीक़ा से सॉल्व करके हम लोग को 10 थाटों के अंतर्गत सारे रागों को समाहित कर दिया। उसी 10 थाटों को हम लोग अभी वर्तमान में फॉलो करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या है। आइए, अकबर 1556 से 1605 के शासनकाल में प्रसिद्ध संगीतज्ञ, अकबर के शासनकाल में, यानी कि अकबर का जो शासनकाल था 1556 से 1605 के बीच था, उनके शासनकाल में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कुछ हुए जिनका नाम था नायक बैजू, लाल तरंग, गोपाल नायक और तानसेन आदि। यानी कि ये जितने भी संगीतकार आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये नायक बैजू, लाल तरंग, गोपाल नायक, तानसेन, ये सभी किनके काल में हुए? आ जाता है क्वेश्चन कि तानसेन किस शासन काल के अंतर्गत हुए, तो अकबर आंसर हो जाएगा। अकबर के समय ये सभी गायक हुए थे। तानसेन का घराना सैनी घराना कहलाता है। दोस्तों आपको बता दें, हालांकि एग्जाम में तानसेन का घराना सैनी घराना माना जाता है, लेकिन तानसेन के बाद ही घरानों का मतलब कि सोर्स मिलता है, तो इसलिए तानसेन के बाद का घरानों का सोर्स मिलता है। लेकिन तानसेन के बाद घरानों का मतलब कि जब आविष्कार हुआ तो सबसे पुराना घराना क्या हुआ? ग्वालियर हुआ। ठीक है, कई सारे इसके मतलब कारण हैं, लेकिन तानसेन को प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका घराना ग्वालियर माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ग्वालियर माना जाता है।
ठीक है। तानसेन द्वारा रचित राग है, कुछ राग उनके द्वारा रचा गया है, जिसको दरबारी कन्नड़ा मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार, ठीक है, कुछ लोग मियाँ तानसेन भी बोलते हैं, उससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। और जहांगीर, देखिए अगला पॉइंट हम लोग का, जहांगीर 1605 से 1627 के बीच उनका शासनकाल रहा। उनके समय में प्रसिद्ध संगीतज्ञ बिलास खां, छत्तर खां, मखू खां आदि हुए। जहांगीर के समय ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए। जहांगीर के समय ही सोमनाथ ने 1620 में राग विबोध का रचना किया। अब राग तत्व विबोध किसने लिखा दोस्तों? तो राग तत्व विबोध श्रीनिवास ने लिखा, लेकिन राग विबोध सोमनाथ ने लिखा है। कब? 1620 ईस्वी में, और इस समय जहांगीर का शासनकाल था। 1625 में दामोदर ने संगीत दर्पण पुस्तक लिखा था, ठीक है। ये सब जहांगीर के समय था, चूँकि जहांगीर का समय यही रहा होगा, और इसी समय राग विबोध और संगीत दर्पण की रचना हुई। तानसेन के पुत्र का नाम लाल खां था। हालांकि तानसेन के 4 पुत्र और 1 पुत्री का सोर्स मिलता है, मैं अपने कंटेंट में उसको लिख चुका हूँ, आपको किसी न किसी वीडियो में वो चीज़ भी मिल जाएगा कि उनका नाम क्या था, ठीक है दोस्तों। आप विश्वास रखिएगा, मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ, मैं इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ। हालांकि आप कोई इस पर डाउट कर सकते हैं, क्योंकि फ्री जो मिलता है उस पर लोगों का विश्वास नहीं जमता है, और उसी चीज़ को अगर आप परचेज करके पढ़ते तो लगता है कि यार वाह, इसमें मतलब कि कितना शानदार कंटेंट है। बहुत सारा आदमी का साइकोलॉजिकल होता है, लेकिन आप विश्वास रखिए। बस मेरा आपके साथ यही ये है, रिक्वेस्ट है या स्वार्थ समझिए, जो भी समझिए, आप हमारे चैनल को प्रमोट करिए, हमें भी आगे बढ़ाइए, ताकि आपके लिए हम आगे बढ़ कर के कुछ काम कर सकें। मेरा उद्देश्य है कि मेरे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उनको मेरे YouTube के माध्यम से ही शानदार कंटेंट मिल सके, चूँकि ऑलरेडी संगीत का बहुत ही कंटेंट अच्छा नहीं मिल पाता है। अगर कोई देते भी हैं तो उनके अंदर बहुत सारा वो क्या बोलते हैं कि रुपये पैसे का या घमंड का तरह तरह का वो मतलब कि ये होता है। उस चीज़ों को मैंने देखा हुआ है, मैंने झेला हुआ है। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि अगर मेरे साथियों का सपोर्ट मिल रहा है तो उनके लिए मैं इतना शानदार कंटेंट यूट्यूब पे ही दे सकूं कि उसको पढ़ करके, उसको बार बार अभ्यास करके, हमारे सारे वीडियो को बार बार देख करके वो एग्ज़ाम में केवल पास ही नहीं हो, वो अच्छा मार्क्स ला सके और सफल होकर के अपने जीवन में खुश हो सके। तो आइए, संगीत परिजात का रचना 1650 में अहोबल के द्वारा किया गया। और दोस्तों, अहोबल ने धनबड़ नगर स्थान पे संगीत परिजात का रचना किया। तो धनबड़ नगर का संबंध अहोबल के संगीत परिजात से माना जाता है, और संगीत परिजात का रचना 1650 में हुआ, ठीक है। और संगीत परिजात का फारसी अनुवाद दीनानाथ ने किया, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। 1650 के आसपास से हृदय नारायण देव द्वारा हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश लिखा गया। दोस्तों, आपको ये राग परिचय का चारों भागों का निचोड़ एक साथ तो दिख रहा होगा, साथ ही मैं और भी तमाम पुस्तकों को मतलब कि चैप्टर बाय चैप्टर मैं जोड़ करके ये नोट्स तैयार किया हूँ। तो आपको इतना समझिए, जो भी नोट्स आपको मिलेगा रिसर्च के बाद, आपकी जो सिलेबस हैं, आपका जो सिलेबस है उसको फॉलो करते हुए कुछ भी चीज़ आपको इससे बाहर नहीं आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। आप विश्वास के साथ सारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, प्रमोट, शेयर वगैरह करते रहिए। आपके लिए मैं शानदार कंटेंट लाने के लिए प्रयासरत हूँ। तो देखिए, औरंगजेब का जो शासनकाल था 1657 से 1670 था। संगीत का विनाश काल था ये। औरंगजेब जो था ना, यानी कि आपको 1650 के आसपास तो हृदय नारायण देव, यहाँ तक तो हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश, ये सब लिखा गया। लेकिन उसके बाद जब 1657 से 1670 के बीच का औरंगजेब का जब समय आया, तो औरंगजेब संगीत का बहुत ही मतलब कि कट्टर विरोधी था, ठीक है। एक क्यों कट्टर विरोधी था, इसका भी मतलब कि कुछ सोर्स मिलता है कि शायद इसके पिताजी जो थे वो संगीत के कारण इतना वो भोग विलास में पड़ गए थे, संगीत में इतना मग्न थे कि शायद उनका कुछ संपत्ति से हरास हुआ था। अब क्या क्या कारण था, अलग अलग मतभेद अलग अलग ग्रंथों में मतलब विद्वानों के द्वारा दिया जाता है। इतिहास तो मतलब कि बहुत सारा चीज़ देता है। इस कारण से ये बहुत विरोधी था, वो संगीत का इतना कट्टर विरोधी था कि संगीत का जो वाद्य यंत्र है या संगीत वाद्य यंत्र को तो वो ज़मीन में गड़वा दिया था। और उस समय मतलब कि कुछ विद्वान जो अपना संगीत का अभ्यास डर डर के करते भी थे, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक गुफा जैसा बनाया था, मतलब कि किसी न किसी तरह से ज़मीन के अंदर वो लोग छिप छिप करके गुफा में करते थे कि आवाज़ बाहर ना जाए, किसी तरह से शासक को पता ना चले, जिससे उनको बहुत ही कड़ी दंड दी जाती थी। हो सकता था मृत्यु दंड भी दे दिया, ऐसी प्रावधान थी, सुनने को आता है और इतिहास बताता है। चलिए खैर, धीरे धीरे मतलब कि दबा नहीं, संगीत आज हम लोग का इतना विकास कर चुका और विकास कर ही रहा है। संगीत का थ्योरी भी पहले ये नहीं था, लेकिन आपके माध्यम से अब थ्योरी भी
बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि संगीत का थ्योरी मतलब कि मेरे साथियों तक पहुँच जाए। उस तरह से और भी मतलब कि जैसे कि हम लोग तो मान लीजिए कुछ बड़े बड़े विद्वानों को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे बड़े बड़े विद्वान हुए, भातखंडे जी हुए, या और भी तमाम पलुस्कर जी हुए, और भी तमाम तरह के बहुत सारे अभी वर्तमान में बड़ी बड़ी पुस्तकें आ गई बड़े बड़े मतलब कि विद्वानों का, जिसको हम लोग फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अब तो वो चीज़ नहीं रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1660 ईस्वी में औरंगजेब के समय वेंकटमुखी ने चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना किया। आपको बताया ना, कुछ विद्वानों ने छिप छिप करके कुछ कामें किया, लेकिन वो बहुत मतलब कि दिक्कत से किया। इसमें 72 थाट मिले। ठीक है, 1660 ईस्वी में औरंगजेब के समय वेंकटमुखी ने चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना किया। भावभट्ट ने 3 ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप विलास और अनुपांकुश। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। भावभट्ट ने अनूप संगीत रत्नाकर में 20 थाटों की रचना किया। देखिए 12 मेलों का रचना की इसके द्वारा हम लोग पढ़ रहे थे, तो राग तरंगणी में। ठीक है, और भावभट्ट ने अनूप संगीत यानी कि लोचन ने 12 थाटों का बात किया था, और भावभट्ट ने अनूप संगीत रत्नाकर में 20 थाटों की रचना की है। भावभट्ट ने, देखिए अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। आपको बोलता हूँ ना दोस्तों, संगीत का कंटेंट इतना मतभेद वाला है कि किसी भी बुक में कुछ भी मिलता है, किसी भी बुक में कुछ भी मिलता है। लेकिन आप लोग कभी भी किसी मतलब मेरे वीडियो में आपको उस तरह से अगर कन्फ्यूजन दिखे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि नहीं ये भी सोर्स कहीं दिया हुआ है। ठीक है, चूँकि हम सभी को मिल करके आगे बढ़ना है, इसमें कोई टीचर और कोई स्टूडेंट की बात नहीं है। सभी मिल करके हम लोग को आगे बढ़ना है, सबको एक साथ आगे बढ़ना है। तो हम लोग मिल करके पढ़ेंगे। अगर कोई कंटेंट आपको कन्फ्यूजन लगता है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएंगे। आपके कमेंट को मैं देखता हूँ और उस पर ज़रूर संशोधन करता हूँ, उसको सर्च करता हूँ। ठीक है, संगीत प्रेमी मोहम्मद शाह रंगीले 1700, आपको यहाँ पे 1 मिनट में हाइलाइटर ले लूँ, 1719 से 1748 के दरबार मतलब कि समय रहे कि दरबारी गायक संगीतज्ञ यानी कि संगीत प्रेमी जो मोहम्मद शाह रंगीले थे, उनका जो समय था 1719 से 1748 था, और उनके दरबारी संगीतज्ञ थे सादा रंग और आधा रंग। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले के समय ही श्रीनिवास कृत राग तत्व विबोध की रचना की। मोहम्मद शाह रंगीले के समय ही श्रीनिवास ने रचना की, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीले के समय के ये जो कलाकार हुए या विद्वान हुए श्रीनिवास हुए। ठीक है, और सादा रंग आधा रंग हुए, ये सभी एक ही काल के हैं। इसी काल में त्रिवट गज़ल तराना आदि का प्रचार हुआ। त्रिवट गज़ल तराना आदि का प्रचार मोहम्मद शाह रंगीले के समय सादा रंग और आधा रंग के द्वारा हुआ, और भी तमाम तरह के संगीतकार हुए। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को अगर आप तक सपोर्ट नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि और भी हमारे साथियों को अच्छा कंटेंट मिल सके, सभी आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके अगले सीरीज में या और भी शानदार क्वेश्चन के साथ हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।